नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सर्वत्र ज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं वो ज्यामितीय आकृतियाँ कब सिंगल डायमेंशन होंगी, कब 2 डायमेंशन होंगी और कब 3 डायमेंशन होंगी। अर्थात हम सब लोगों ने एक आयामी, द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियों का अध्ययन किया था। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि हम अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में इन सारी चीज़ों को कहाँ देखते हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ एक आयामी हैं, द्विआयामी हैं या त्रिआयामी हैं, इसके बारे में आप सब लिखेंगे। और साथ में ये भी लिखेंगे कि कौन से शेप किस साइड के दिखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें बेलनाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें शंक्वाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें घनाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें घनाभ के आकार की हैं, बहुत सारी चीज़ें वृत्ताकार हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखें तो गोलाकार हैं। तो ये चीज़ें आपको किन किन रूपों में मिलती हैं उनको आपको लिखना है, ये आकृति किस रूप में है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आज के इस विषय में हम सब लोग बात करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्री का हमारा जो लेक्चर 3 है, इसमें आज हम बात करेंगे कोण पर। एंगल क्या होता है, यहां पर हम चित्र के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ देख रहे होंगे। इन सारी आकृतियों को देखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो कोण कहाँ पर बन रहा है, आप अपना क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है कोण कहाँ पर बन रहा है? तो जो कोण बन रहा है, कोण के विषय में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से प्यारे बच्चों समझ में आएगी। कोण का मतलब ही होता है कोना, और जब तक आपको कोना नहीं मिलेगा तब तक आप कोण की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप अपने कमरों में देखते होंगे बहुत सारे कोने होते हैं, तो कोई दो भुजाओं का मेल जहाँ पर दो भुजाएं आकर के मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस आकृति में देख पा रहे होंगे। ये दो भुजाएं आपस में जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, मिलने के बाद एक कोने का निर्माण होता है, वहीं पर बनता है कोण। आप देखें इस बाकी सारी आकृतियाँ जो हैं, कहीं पर भी आपको इस तरह की चीज़ें, कोना आपको नज़र में नहीं आ रहा है। हाँ, इन पर जो रेखाएं हैं, इन पर कोण बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे उनकी अपने प्रतिबंध हैं। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए हमारे साथ। तो हम सब लोगों ने समझा कोण का एक सामान्य मतलब ही होता है कोना, और कोना को आप जब समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर भी आपका कोना बनेगा वहीं पर कोण की निष्पत्ति होगी। अगली चीज इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया हमारी कोई किरण बिंदु O से निकल रही है, इस तरह से कोई एक किरण जा रही है। किसी समतल में स्थित कोई किरण OA आपको देखने में आ रही होगी, और इस तरह से कोई दूसरी किरण OB भी देखने में आ रही होगी। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहां पर कोण का निर्माण होगा। तो और होगा क्यों होगा, आप अच्छी तरह देख रहे होंगे, यहां पर भी एक कोना बना हुआ है। तो कोना बनने के कारण आप देख सकते हैं यहां पर कोण का निर्माण हुआ है। मैंने बताया कि कोण का मतलब ही है कोना, जिसका प्राचीनतम मतलब होता है कोना। तो आप देखेंगे यहां पर कोने का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से यहां पर कोण बनेगा। अब सवाल ये आता है कि कोण वास्तव में है क्या। इस चीज पर हम अगर विचार करते हैं, कोण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर हमारी कोई एक भुजा है और ये कोई दूसरी भुजा है। तो कोण क्या हो सकता है? कोण किसी एक भुजा का किसी दूसरी भुजा पर एक झुकाव को दिखाता है। किसको दिखाता है? झुकाव को। आप देख सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के सापेक्ष कोई ना कोई अपना झुकाव दिखाती है, और ये वाली भुजा इस भुजा के सापेक्ष अपना कोई ना कोई झुकाव दिखाती है। तो कोण क्या होता है? किन्हीं दो भुजाओं के मध्य का झुकाव होता है, जिसको हम यहां पर कोण के जरिए डिफाइन करेंगे। तो आप समझने का प्रयास करिएगा यहां पर। जैसे कि हम कहें इस कोण का हम नाम क्या देंगे, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने का और प्रयास करिए। सिंपल रूप में मैं और कुछ चीजें इसके साथ जोड़ूंगा।
जैसे कि हमने देखा यहां पर कोई बिंदु O से किरणें किसी समतल में OA और OB निकली, जिस कारण यहां कोने का निर्माण हुआ तो कोण बना। और भी कोण बनने की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, आइए उन पर भी विचार करें। हम देखें हमारा कोई एक ये रेखाखंड है, यहां तो बात हम किरण की कर रहे थे, कोई दो रेखाखंड भी कभी आकर के मिल सकते हैं। जैसे कि आपने यहां देखा, यहां आप देख पा रहे हैं कोई भी दो रेखाखंड निश्चित रूप से आकर के मिल रहे हैं, उस कंडीशन में भी कोण बनेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी रेखाएं जब कहीं पर भी आकर के मिलती हैं तो वहां पर भी हम देखें कोई ना कोई कोण का निर्माण अवश्य होता है, चाहे रेखा हो, चाहे रेखाखंड हो और चाहे किरण हो। जब वो मिलेंगी किसी बिंदु पर आकर के तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कोण का निर्माण अवश्य होगा। जैसा कि आपने देखा, जैसे इसका नाम रख ले हम OAB, एक भुजा OA है और एक भुजा OB है, और आप देख रहे हैं बिंदु O पर आकर मिल रही है। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखें, मान लिया हमारे पास कोई किरण AB है, सॉरी कोई रेखा AB है जो बिंदु O पर आकर मिल रही है। ठीक इसी प्रकार कोई दूसरी रेखा CD है, आप जो देख रहे हैं पुनः बिंदु O पर आकर के मिल रही है। तो आप कह सकते हैं यहां पर चूंकि चार कोनों का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं आकृति के हिसाब से, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना, इस दशा में भी कोण बनेगा। तो कोण बनने के लिए कोने को आप ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर चलेंगे तो कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। अगली बात इसमें समझने का प्रयास करना। अगली बात इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी आप कोण का नाम देंगे, आप देखेंगे तो कोण बनने के लिए मैंने बताया कि कोने का बनना जरूरी है। आप किसी भी दशा में समझने का प्रयास करेंगे, कोण बनने के लिए कोना बनना जरूरी है। तो मैं यहां से शुरू किया, यहां अंत किया, यहां से शुरू करता, यहां अंत करता, तो आपने देखा हर बार बीच में जो आ रहा है ये कोना ही आ रहा है। आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इसको हम, आप चाहें तो कोण AOB कह सकते हैं, कोण को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोण AOB कह सकते हैं, या हम चाहें तो इसको कोण BOA कह सकते हैं, कोण BOA कह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कोण बनाने के लिए कोना होना जरूरी, चाहे आप यहां से शुरुआत करें और चाहे इधर से शुरुआत करें, यहां पर जाएं, तो आप देखेंगे प्रत्येक दशा में ये चीज सदैव, कोना सदैव बीच में आएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे O वाला जो भाग है सदैव बीच में आ रहा है। आप इसको अंतःकोण O भी कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा आप भुजाओं के सहारे कोण को प्रदर्शित करें। कोण AOB ये पूरा मानक है इसका, आप इसको प्रयोग करेंगे तो बड़ी बड़ी आकृतियां आपके सामने आएंगी, तो किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगली बात इसमें, जैसा कि आपको ये बात समझ में आई, मैंने आपको बताया कि कोण क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का अपना एक झुकाव होता है, जैसे कि आपने इसमें समझने का प्रयास किया। लेकिन इस बात को आप समझने का थोड़ा सा और प्रयास करिएगा कि वो झुकाव कितना है, उसको मापते हम कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको मापते हम कैसे हैं और किसके सहारे से मापा जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको, मैं चीजों को बताने का प्रयास करता हूं। पहली बात तो आप समझें, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि OA या आपसे कोई भी रेखाखंड दे दूं, उसकी किसी भी भुजा की माप निकालने के लिए कह दूं, तो आप निश्चित रूप से पटरी की सहायता से उस भुजा की माप को निकाल लेंगे। कोई भी भुजा हो, किसी भी भुजा की माप निकालनी पटरी से बहुत सरल होती है और आप अच्छी तरह से निकालना भी जानते होंगे। लेकिन अगर आपसे कहूं कि ये झुकाव है कितना, उसको मापोगे कैसे और किस में मापोगे, ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, इसकी पूरी जो कहानी है, जब भी हम इस झुकाव को मापने की बात करते हैं तो इसकी जो कहानी है वो पूरी तरह से कहां से जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है बेबीलोन से। आज के हजारों साल पहले जब बेबीलोन के लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, उस समय उन्होंने अवधारणा दी थी कि 360 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है। तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि 360 भाग कर दिए और एक भाग को उन्होंने एक अंश माना। तो इसको मापने के लिए आप कह सकते हैं अंश का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब भी हम इसकी इकाई कहते हैं कि
कि वो झुकाव कितना है, तो आप उसको कहेंगे अंश में उसको मापने का प्रयास करेंगे, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस बात का। दूसरी बात आती है, जैसे कि हमने ये तो समझ लिया कि वो झुकाव जो है सदैव मापने की जो इकाई है वो अंश है, अर्थात जिसको हम डिग्री कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसको मापेंगे किससे, वो कौन सा यंत्र है, तो उसको मापने का अपना एक विशेष यंत्र है। लेकिन इससे पहले हम ये और समझने का प्रयास करें कि जैसे आप इसकी लंबाई को तो बड़े आराम से माप लोगे, लेकिन अगर बेटा आप पटरी का ही प्रयोग कर रहे होते तो आप कहते कि सर इसके हम कोण को मापने का प्रयास कर रहे हैं तो हर जगह पर देख रहे हैं अलग अलग इसकी लंबाई आ रही है, तो सर आप इसको बढ़ाते चले जाइए तो आप देखेंगे लगातार इसकी लंबाई और बढ़ती चली जा रही है। तो क्या अगर हम पटरी से इसको माप सकते हैं? इस कोण को नहीं माप सकते। इस कोण को हम स्केल की सहायता से नहीं माप सकते। इसको मापने के लिए एक विशेष यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चांदा। और यही विशेषता पटरी की चांदे से अलग होती है। चांदे की यही विशेषता पटरी को उससे अलग करती है। तो इसको मापने के लिए एग्जैक्ट चाहे आप इसकी लंबाई कितनी भी क्यों ना बढ़ाते चले जाएं दोनों भुजाओं की, आप देखेंगे जब भी इसको चांदे से मापेंगे सदैव मान आपका अंश में समान आएगा। इस बात का आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप ध्यान दीजिए, जब भी आप किन्हीं दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव मापते हैं तो वो सदैव अंश में मापा जाता है और उसको मापने के लिए विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको चांदा कहते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से चांदे का प्रयोग करना सीख लीजिए। ज्यामिति में आपके लिए मैं जादू लेकर के आऊंगा, आप अच्छी तरह से आपकी सारी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चांदे का जबरदस्त प्रयोग एग्जैक्ट सही से प्रयोग करना सीख गए तो आपको पूरी ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे के लेक्चर्स में ये बात आपको समझ में भी आएंगी, कहां कहां पर चांदे का कैसे कैसे मैं प्रयोग करा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे।